मेक्सिको का सबसे जाना माना शहर चिचेन इत्जा इतना ताकतवर राज्य था कि दैवीय शक्तियां भी उसके आगे झुक जाती थी। लेकिन दैवीय शक्तियां भी माया को उसका अंत होने से बचा नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ है ग्रीस की वो सबसे खूबसूरत जगह जहां से पश्चिमी सभ्यता की शुरुआत हुई थी, माउंट ओलंपस। और अजियन सी के दूसरी तरफ है टर्की का वो लेजेंडरी बैटलफील्ड ऑफ ट्रॉय, जहां रचा गया मिलिट्री का सबसे बड़ा षड्यंत्र। मैं हूं जॉश गेट्स। मैं 100 से ज्यादा देशों में घूम चुका हूं। सांस फूल गई, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैं सारे कॉन्टिनेंट्स में भी गया हूं। क्या सेल्फी है। कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये हैं कहानियां और रहस्य उन लेजेंडरी लोकेशंस की। अगर मैं बात करूं अपने पसंदीदा जगहों की, तो उनमें वो जगहें आती हैं जो सबसे खूबसूरत हैं। टस्कनी, द फ्रेंच रिवियरा और बाली के बीचेस। पर कुछ जगहें जानी जाती हैं अपने रहस्यमयी किस्सों के लिए। मेक्सिको के युकाटान पेनिनसुला के घने जंगल में काल्पनिक और जादुई कहानियों का एक शहर है। ये शहर अपने वैज्ञानिक उपलब्धियों और भयानक रिवाजों के लिए जाना जाता है। बल्कि ये जगह इतनी लेजेंडरी है कि लोग अब इसे गिनते हैं दुनिया के 7 अजूबों में। यहां पहुंचने का हमारा सफर शुरू हुआ हमारे सुपर एक्साइटिंग समर वेकेशन से। वेलकम टू कैनकून। ये जगह अपने 3 T's टाकोस, टकीला और टैन लाइन्स के लिए फेमस है। पर बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि हमसे तो क्या, हमारे पूर्वजों से भी कई सदियों पहले युकाटान में कई बड़ी अजीबोगरीब पार्टीज हुआ करती थीं। और यही खासियत थी माया की। हजारों साल पहले सबसे ताकतवर माया साम्राज्य करीब 31,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था। और इनमें जो शहर थे वो थे युकाटान, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, होंडुरास और निकरागुआ। कहते हैं माया बहुत ही आधुनिक होने के साथ साथ बहुत ही अंधविश्वासी सभ्यता थी। उन्होंने एडवांस राइटिंग टेक्निक और बेहतरीन आर्किटेक्चर को अपने शहर की पहचान बना दी। इन सभी शहरों में जिस शहर के रीति रिवाज और मान्यता सबसे अलग थे वो है चिचेन इत्जा। (900 ईस्वी तक चिचेन इत्जा 50,000 से भी ज्यादा आबादी के साथ सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बन चुका था। लेकिन 300 साल बाद इस हलचल से भरी जगह को अचानक और रहस्यमयी तरीके से छोड़ दिया गया। और आज यहां के टेम्पल्स बहुत ही शांत हैं। चारों ओर कुछ नहीं है सिवाय प्राचीन प्रतीकों के। शहर के दक्षिणी तरफ है मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर एल कैराकोल, जिसे खास तौर पर बनाया गया था ग्रह नक्षत्रों की जानकारी लेने के लिए। माया सभ्यता की नींव ग्रह नक्षत्रों और उनकी विचित्र दैवीय शक्तियों की आस्था पर बनी थी। इनमें सबसे शक्तिशाली है कुकुलकान, एक पंखों वाला सांप जो सूरज और आकाश का देवता था। माना जाता है कि अगर कुकुलकान को खुश कर दिया जाए तो वो चिचेन इत्जा के लोगों को आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। वैसे कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरह से झूठ नहीं है। इस मॉन्यूमेंट के बीचों बीच बना है माया के सर्प देवता को डेडिकेटेड एक खूबसूरत सा स्टेप पिरामिड। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कुकुलकान का मंदिर, जिसे एल कैस्टिलो भी कहा जाता है। 100 फुट ऊंचा कुकुलकान पिरामिड खास सोलर कैलेंडर को रिप्रेजेंट करता है। पिरामिड के हर तरफ 91 सीढ़ियां हैं और वो कुल मिलाकर हैं 364। और सबसे ऊपर बना प्लेटफॉर्म इसे बना देता है 365, यानी साल के हर एक दिन के हिसाब से एक सीढ़ी। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मॉन्यूमेंट में और भी बहुत कुछ है। माया सभ्यता ने सोलर सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ लिया था। उन्होंने कुकुलकान के लौटकर आने की बात को सच कर दिखाया। उन्होंने सूरज की रोशनी और परछाई का इस्तेमाल कर ऐसी टेक्निक बनाई जिससे देखने वाला सोचे कि सांप पिरामिड से नीचे उतर रहा है। अगर आप माया की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल सही दिन आना होगा।
यहाँ आप देख पाएंगे फेथ और साइंस को एक साथ। और हाँ, वहाँ करीब 10,000 लोग आपका पहले से इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ सब सूरज के सही पोजीशन पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चिचेन इत्जा के आसपास के जंगल में बहुत सी रहस्यमयी बातें छिपी हैं और उन रहस्यों का पता लगाने के लिए हमने इस एडवेंचरस रूट को चुना, जो बहुत मजेदार भी है। वूहू! मुझे बहुत मजा आ रहा है। क्या बात है! वूहू! कुकुलकान पिरामिड से करीब 1 किलोमीटर उत्तर में है एक ऐसी लेजेंडरी जगह जिसकी वजह से ही शायद चिचेन इत्जा को बनाया गया होगा। इसे कहते हैं सनोटे सग्राडो। ट्रांसलेशन, पवित्र पानी का तालाब। 200 फुट चौड़ा और 90 फुट गहरा ये पानी का तालाब बहुत ही खतरनाक है। 19वीं सदी के शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट्स को इस जगह से कई सारे सेक्रेड आर्टिफैक्ट्स मिले जो बने थे गोल्ड, जेड और ह्यूमन रिमेन्स से, जिनसे पता लगा यहां कई लोगों की बलि चढ़ाई गई थी। लेकिन क्यों? युकैटान में कोई नदी या तालाब नहीं था जिनसे इन्हें साफ पानी मिल पाता। इसलिए माया सभ्यता के लोग लाइमस्टोन से बनी इन गुफाओं के पास आकर बस गए और इन्हीं से इन्हें लगातार पानी मिलता रहा। ये सनोटेस यानी पानी के स्रोत इस सिविलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी थे, पर माया सभ्यता के लोग मानते थे कि यहाँ पाताल लोक है जिसकी रक्षा करती हैं असुरी शक्तियां। ये शक्ति उन्हें जीने के लिए पानी देती थी और माया के लोग उन्हें पानी के बदले बलिदान देते थे। अगर आप सोचेंगे तो यह बात बहुत अजीब लगेगी। कई बलिदानों के बाद भी माया सभ्यता पानी के अकाल से बच नहीं पाई। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता चलता है कि यहाँ वाटर लेवल इतना कम हो गया था कि उन्हें मजबूरन ये जगह खाली करनी पड़ी। अगर आप इन सनोटेस के भयावह अतीत को भूल जाएं, तो आप भी यहां आकर इस जगह के मैजिक को महसूस कर सकते हैं और ले सकते हैं लीप ऑफ फेथ। 3, 2, 1। ये सोचकर कि मैं उस जगह खड़ा हूँ जहाँ कभी दूसरी सिविलाइजेशंस रहा करती थी, बहुत स्पेशल फील होता है, क्योंकि ये जगह ही बहुत स्पेशल है। हाँ, ये बात सच है। ये जगह बहुत स्पेशल है, आप महसूस कर सकते हैं। दूसरी तरफ चिचेन इत्जा में हजारों की तादाद में लोग ये देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि कैसे पिरामिड पर सूरज की रोशनी गुजरने से कुकुलकान वापस लौट कर आएंगे। और ये इंतजार खत्म हुआ। 3, 2, 1। युकैटान में हजारों की तादाद में लोग ये देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि प्राचीन शहर चिचेन इत्जा के सर्प देवता कैसे अपना वादा पूरा करते हैं। ओके, तो कुछ ऐसा होता है। माया ने कुकुलकान पिरामिड को इतने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया था कि इक्विनॉक्स के दिन डूबते हुए सूरज की परछाई कुछ इस तरह से पिरामिड पर पड़ती है कि देखने वाले को लगता है जैसे सांप नीचे उतर रहा है। मगर लाइव देखने का मजा ही कुछ और है। शुरुआत होती है शाम के 4 बजे के आसपास। 45 मिनट तक सूरज की रोशनी पिरामिड पर एक खास एंगल पर पड़ती है और देखने वाले को लगता है जैसे सांप पिरामिड से नीचे रेंग रहा है। पूरा इफेक्ट पाने के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं और लोग ये देखकर पागल हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज से कुछ 1000 साल पहले माया सभ्यता के लोग होते होंगे। माया लोगों को चिचेन इत्जा छोड़े करीब 800 साल हो गए हैं, पर हम आज भी उनके जबरदस्त आर्किटेक्चर और कॉम्प्लेक्स माइथोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से करीब 10,500 किलोमीटर पूर्व में इससे भी पुरानी सभ्यता के कुछ अवशेष हैं। इस समाज का केंद्र स्थल था बादलों की ऊंचाइयों के बीच, और ये जगह इतनी महान थी कि आगे चलकर इसने नींव रखी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। और वो जगह है यहाँ ग्रीस के इस छोटे से गांव में।
बादलों के बीच से उभरता हुआ एक पहाड़ जिसका आकार समंदर की एक लहर जैसा है। तो ये है माउंट ओलंपस। माउंट ओलंपस इतनी सारी धार्मिक और लोक कथाओं का केंद्र क्यों बना, देखते ही समझ में आ जाता है। 10,000 फुट की ऊंचाई और 50 से भी ज्यादा चोटियों के साथ ये ग्रीस का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इतिहास गवाह है कि ये जगह हमेशा से युद्ध का एक मैदान रही है जिस पर हर कोई अपना हक जता रहा था। लेकिन ये जगह सबसे ज्यादा फेमस है अपने ग्रीक गॉड्स के लिए। ज़ूस, किंग ऑफ द गॉड्स, आसमान और बिजली का देवता। ज़ूस की पत्नी हेरा, ज़ूस का भाई पोसाइडन, समंदर का देवता। ज़ूस के बच्चे अथीना, गॉडेस ऑफ विजडम, एफ्रोडाइट, गॉडेस ऑफ लव, एरीज, गॉडेस ऑफ वॉर, शायद इसलिए क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं करता था, डायोनाइसिस, गॉड ऑफ वाइन एंड प्लेजर, अपोलो, बाकी बची हर चीज का देवता। इसके अलावा 4 और गॉड्स थे जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं। 3000 साल पहले माउंट ओलंपस के ऊपरी इलाकों में सिर्फ इन गॉड्स को ही आने की इजाजत थी और ज़ूस के डर से इस पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत कोई नहीं करता था। पर 1938 में जब यह ग्रीस का पहला नेशनल पार्क बना तो लोगों के लिए इन माउंटेन्स पर ट्रैकिंग करना आसान हो गया और दुनिया भर से एडवेंचरर्स यहाँ आने लगे। हाँ, ये बात सच है कि यहाँ ग्रीक गॉड्स रहा करते थे, पर लोग ये रियलाइज नहीं करते कि यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज की जा सकती हैं। आप हाइकिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। हम जैसे क्रेजी माउंटेन क्लाइंबर्स के लिए ये बहुत मजेदार चीज है। दिन भर की ट्रैकिंग के बाद इतने खूबसूरत माउंटेन से पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे जाना। माउंट ओलंपस से जुड़ी धार्मिक कथाओं ने प्राचीन यूनानी सभ्यता की नींव रखी और उसके बदले हमें मिली डेमोक्रेसी, फिलॉसफी और ड्रामा। उन्होंने आर्किटेक्चर, मेडिसिन और ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट का निर्माण करके मॉडर्न एज की नींव रखी। यहाँ आने वाले एडवेंचरर्स उस खास एहसास के लिए आते हैं कि वो जिस जगह खड़े हैं उसने पूरी दुनिया को बेहतर कर दिया। और जब बात आती है रिलैक्स करने की, तो पहाड़ के बेस पर बसा है यहाँ का सबसे खूबसूरत सी साइड टाउन लिटोहोरो। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या यहाँ लोग आज भी ग्रीक माइथोलॉजी के साथ इस जगह के रिश्ते की बात करते हैं, तो जवाब है हाँ। चलिए मेयर से सुनते हैं। हम ओलंपियंस तो इन कहानियों को सुनकर ही बड़े हुए हैं। हमें इन पर नाज है। हम खुद को इन लेजेंड्स का हिस्सा मानते हैं। लेकिन अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो ग्रीस अकेली जगह नहीं है। कई सदियों से ग्रीक्स माउंट ओलंपस के गॉड्स की कहानियां दुनिया भर को सुना रहे हैं। लेकिन जब होमर ने 8वीं सदी में इन पर इलियड नाम की कविता लिखी, तो ये कहानियां जैसे अमर हो गईं। इस पोयम में कई लेजेंडरी लोकेशंस के बारे में बताया गया है, लेकिन एक जगह ऐसी है जो अब तक के सबसे यादगार मिलिट्री अटैक के लिए जानी जाती है। टर्की। एक ऐसा देश जो फैला है 2 कॉन्टिनेंट्स में, यूरोप और एशिया, फिर भी अपने आप में यूनिक है। और टर्की के पश्चिमी छोर पर एजियन सी के पास एक खंडहर है जहां आज बस ढह चुकी दीवारें, टूटे हुए खंबे और एक खाली थिएटर के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन यह जगह पूरी तरह लेजेंडरी है, ट्रॉय। और ये थी ट्रोजन वॉर की रणभूमि। क्या सिर्फ उसी जंग ने इसे लेजेंडरी बनाया, या फिर उसके अलावा कोई और भी हिस्टोरिक वजह हो सकती है? इलियड के मुताबिक ये युद्ध तब शुरू हुआ जब ट्रोजन के राजकुमार पैरिस ने स्पार्टा के राजा मेनेलेस की खूबसूरत पत्नी हेलेन का अपहरण कर लिया। तब राजा ने ग्रीक आर्मी को समुद्र के रास्ते उन दोनों को ढूंढने और ट्रॉय के धनवान शहर को तबाह करने भेजा। 10 साल लंबी चली इस जंग का अंत हुआ ट्रॉय शहर पर आक्रमण के साथ, जो मिलिट्री के बेहिसाब हिम्मत और कमाल की स्ट्रेटेजी के साथ अपने आप में लेजेंड है। 10 साल तक ट्रॉय की सीमाओं पर नाकाम हमलों के बाद ग्रीक आर्मी ने शहर पर कब्जा करने की एक बेहतरीन योजना बनाई। उनके सैनिकों ने लकड़ी के एक बड़े से घोड़े को वहीं छोड़कर यह जताया कि वो वापस जा रहे हैं। ट्रोजन्स उस घोड़े को
अपने राज्य के अंदर ले आए और जीत का जश्न मनाने लगे। रात में सबके सो जाने के बाद घोड़े के अंदर छिपे ग्रीक सैनिक बाहर निकले और शहर पर धावा बोल दिया। कोई नहीं जानता कि ट्रोजन वॉर की बात में कितनी सच्चाई है। अगर ये सच है तो वो कहां हुआ था, इस पर विवाद है। इस्तांबुल से करीब 240 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर चनाकली, जो एक बहुत ही मजेदार वजह से एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। शहर के नजदीक खड़ा है वैसा ही एक लकड़ी का घोड़ा, द ट्रोजन हॉर्स, जो ट्रॉय की उस जंग और उस पर बनी फिल्म की याद दिलाता है। मैं टर्किश हूँ, पर मुझे पहले कभी यहाँ आने का मौका नहीं मिला। मैंने ट्रॉय के बारे में सिर्फ सुना था। हालांकि वो मूवी मैंने कई बार देखी है क्योंकि मुझे ब्रैड पिट बहुत पसंद है। ये बहुत खूबसूरत है। मैंने इसे मूवी में देखा था, पर असलियत में ये सच में कमाल का है। ट्रॉय के खंडहर से अलग खड़ा ये ट्रोजन हॉर्स शायद उस बड़े सवाल का जवाब दे पाए, क्या ट्रोजन वॉर सच में हुआ था या नहीं। 1871 में जर्मनी के एक अमीर एडवेंचरर हाइनरिक श्लीमन ने यहाँ बड़े पैमाने पर एक्सकवेशन का काम शुरू करवाया, जिसमें कई ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो उनके हिसाब से ट्रॉय को सच साबित कर सकते हैं। श्लेमन का मानना था कि ये वही जगह है जहाँ से ट्रोजन हॉर्स को अंदर ले जाया गया था और उसके पास ही उसे बहुत सारी खूबसूरत चीजों का खजाना भी मिला। उसे इस बात की बहुत खुशी थी, लेकिन मरने से कुछ दिन पहले ही उसे ये पता चला कि ये ट्रेजर तो ट्रोजन एरा से भी 1000 साल पुराना था। रिसर्चर्स ने उसके बाद कई दशकों तक वहां खुदाई की और ट्रॉय से करीब 9 अलग अलग दौर के आर्टिफैक्ट्स खोज निकाले। ये जगह किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ 6000 साल, 4000 साल, 3000 साल पुरानी चीजें हैं जिनके बीच में मैं इस वक्त चल रहा हूँ। लगभग 1250 बीसी वाले सेक्शन में आर्कियोलॉजिस्ट्स को जला हुआ मलबा और बिखरे हुए स्केलेटन्स मिले हैं, जो शहर की तबाही की ओर इशारा करते हैं। इससे लगता है कि शायद होमर की किताब इसी जगह की बात करती है। इन खंडहरों के बीच चलते हुए ट्रॉय शहर जैसे जिंदा हो जाता है। बेहतरीन स्ट्रैटेजी और लकड़ी के शानदार काम के साथ घोड़े की बनावट ने ग्रीक आर्मी को दुनिया की सबसे यादगार जंग में जीत का खिताब दिलवाया, जिसे लोग अब तक नहीं भूले। लेकिन अगर आप टर्की में ऐसी लेजेंडरी लोकेशंस के लिए आए हैं जहां एडवेंचर भी मिले, तो आपके लिए एक छिपी हुई वैली को पार करने की चुनौती है। वैसे इस चुनौती को पार करना आसान नहीं है। प्राचीन योद्धाओं ने जिन रास्तों पर अपने कदम बढ़ाए थे, उन पर चलने के लिए आप वेस्टर्न टर्की में फेटिया नाम की इस जगह पर आ सकते हैं, जो लाइसियंस की छावनी थी। लेजेंड्स की माने तो लाइसियंस ट्रॉय को सपोर्ट करते थे और आर्कियोलॉजिस्ट्स की माने तो वो सच में थे। लाइसियंस के सच होने का सबूत है ये खूबसूरत कारीगरी जो उन्होंने इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर की है। उनका मानना था कि मरने के बाद मृत व्यक्ति को पंखों वाले जीव यहां से उड़ाकर आगे की यात्रा पर ले जाएंगे। लेजेंड्स के मुताबिक लाइसियंस इस वैली को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते थे ताकि वो घुसपैठियों को आने से रोक सकें। लेकिन आज लोग यहां एक तरह से एडवेंचर का मजा लेने आते हैं। वैसे ये जगह आज भी उतनी ही पथरीली और खतरनाक है। ये हिस्टोरिक एक्सपीरियंस है। इसे पार करने का सिर्फ एक तरीका है, पैदल, और वो भी भीगते हुए। हजारों साल पुरानी नदी से लगकर बनी ये साकिलकेन गॉर्ज करीब 17 किलोमीटर लंबी है और करीब 1000 फुट गहरी। और सर्दियों के बाद जब बर्फ पिघलती है तो इसे पार कर पाना और भी मुश्किल हो जाता है। पानी का करंट बहुत तेज है। ओह नो, पकड़ो पकड़ो उसे। ओह, संभल के। ओह ये टर्की की ये जगह
आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी होमर की कहानियों में बताई गई है। चाहे वो ट्रॉय हो, या फिर ग्रीस का माउंट ओलंपस, या फिर मेक्सिको का चिचेन इट्जा, ये सभी जगहें किस्से, कहानियों और धार्मिक मान्यताओं का केंद्र स्थल रही हैं, जो आज तक कायम है। चाहे एस्ट्रोनॉमर्स हों, देवी देवता हों, या फिर योद्धा, जिन्होंने भी इस धरती पर राज किया, वो किसी न किसी तरह आज भी हमारे बीच हैं। हर वो इंसान जो इनकी तलाश में जाएगा, वो खुद को खोया पाएगा, वो भी इन लेजेंड